हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट पेपर 2 से संबंधित है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर पे मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ और उसको कोशिश की हूँ कि पूरे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँ। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 आरंभिक मानव की खोज में। इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, ये सभी के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको इससे फर्स्ट लेसन में कुशल संग्राहक के बारे में बताई थी। संग्राहक का मतलब भी मैं उस चैप्टर में बता चुकी हूँ, तो आप लोग उसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हो गया आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। शिकार के माध्यम से जो भोजन का संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन्हें ही आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना या पुकारा जाता है। इसका जो पॉइंट मैं दे रही हूँ, इसी में से सीटेड में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो एक एक पॉइंट्स को आप एकदम ध्यान से देखिएगा। तो भोजन का जो इंतजाम करता है, उसी के आधार पर इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। ये लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, ये लोग जो महाद्वीप था उस पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक कितने साल पहले उपमहाद्वीप पर रहा करते थे? तो 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप पर वो लोग रहा करते थे। नेक्स्ट है, ये लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पेड़ पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, वे लोग किसका शिकार करते थे? तो जंगली जानवरों का वो लोग शिकार करते थे। और वो लोग क्या चीज को इकट्ठा करते थे? तो मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे और फल फूल, दाने, पेड़ पत्तियों तथा अंडे इकट्ठा किया करते थे। जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। जो हमारा उपमहाद्वीप है वो गर्म देश है और यहाँ पे बहुत सारे अनगिनत पेड़ पौधे की प्रजातियां भी मिलती है। इसके कारण पेड़ पौधे से जो भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक थे, वो शिकार तो करते थे, लेकिन इनका भी शिकार कर पाना बहुत मुश्किल था। कई ऐसे जानवर भी होते थे जो उनसे तेज भागते थे और बहुत से जानवर उससे तेज ताकतवर भी होते थे। और कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो विषैले भी होते हैं। साथ ही फल किस समय पकते हैं उसकी भी जानकारी इन लोगों को रखनी पड़ती थी। ये जो मैं आखेटक खाद्य संग्राहक का 3 पॉइंट्स बताई हुई, तीनों पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक के समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो घूमते रहने का क्या कारण था, वो भी एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट है, एक ही जगह पर रहने से खाद्य सामग्री में कौन कौन आ गया? तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों की समाप्ति होने पर दूसरी जगह भोजन की तलाश के कारण। तो वो लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे, आसपास के जो भी पौधे, फल और जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे, इसलिए वो भोजन की तलाश में दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। नेक्स्ट है, जंगली जानवर अपना शिकार या चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन जानवरों का शिकार करने के लिए इनके पीछे जाना संग्राहक की मजबूरी थी। तो फर्स्ट कारण हम लोग समझ गए। अब लोग सेकेंड कारण समझते हैं कि जब जानवर अपना शिकार के लिए या हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए जब एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे,
तो इन्हीं जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाते थे। नेक्स्ट है, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः मौसम के अनुसार इधर उधर घूमना। तो इसका जो तीसरा कारण था, जब पेड़ और पौधे में फल अलग अलग मौसम में आने लगते थे तो इसलिए लोग उनकी तलाश में तो मौसम के अनुसार वो अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। नेक्स्ट है, पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। नदी झील की पानी सूखने पर दूसरे नदियों की तलाश में स्थान परिवर्तन करना। जो चौथा कारण था, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों और नदियों में से ही मिलता है। कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ नदियों और झीलों का पानी जो होता है बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदारों और मित्रों से भी मिलने जाया करते थे। ये प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है जल संसाधन की खोज के लिए। एक स्थान पर रहने से संसाधन की कमी हो जाती थी। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। तो ये तीनों तो उनके साथ होता था लेकिन वो संघर्ष नहीं करते थे। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन ढूंढने के लिए दिया गया है, कारण नहीं था। तो ये जो डी होगा, ये डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट एक नोट है, ये सभी लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो सभी लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। नेक्स्ट है, आखेटक खाद्य संग्राहक के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ थे। इससे यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? तो उनका जो महत्वपूर्ण स्रोत था पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ उनके महत्वपूर्ण स्रोत थे। नेक्स्ट है, ये अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वे अपने काम के लिए किसके औजार बनाते थे? तो पत्थर के औजार बनाते थे, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाते थे। ये तीन चीजों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, औजारों का उपयोग वो किस किस के लिए करते थे? फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने, लकड़ियां काटने के लिए ये किया करते थे। तो जो औजारों का उपयोग वो करते थे तो ध्यान दीजिएगा कि फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने और लकड़ियां काटने के लिए वो औजारों का इस्तेमाल करते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ी का जो उपयोग वो किसके किसके लिए करते थे? तो ईंधन के साथ साथ वह झोपड़ी तथा औजार भी बनाते थे। मैं आपको पहले ही बताई थी कि वो अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बनाते थे। तो यहाँ पे लकड़ियों का औजार भी बनाने के लिए वो यूज करते थे। नेक्स्ट है, पत्थर के औजारों का उपयोग। तो पत्थर के औजारों का उपयोग किस किस चीज के लिए करते थे? तो इंसानों के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया करते थे तथा जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया करते थे। तो वे लोग तीन चीज का तो औजार बनाते थे, लकड़ी, पत्थर और हड्डी के। तो पत्थर के औजारों का उपयोग वो इंसानों को खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करते थे तथा उतारे गए वस्त्रों को सिलने के लिए। यहाँ पे पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए यहाँ पे है और यहाँ पे जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जा रहा है। दो चीज इम्पोर्टेंट है कि पत्थर के औजारों का उपयोग किस चीज के लिए करते थे? तो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए तथा जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया करते थे। नेक्स्ट है, पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जो पत्थर के जो औजार बनाते थे वो दो तरीके से बनाते थे। पहला था पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरा था दबाव सल्क तकनीक। तो ये जो दो थे ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। जब पत्थर से पत्थर टकराता था तो उसमें औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक सही
आकार न मिल जाए। और सेकेंड है दबाव सल्क तकनीक। तो इस विधि में जिस पत्थर से औजार बनाना होता था उस पत्थर को किसी सख्त सतह, जैसे हो गया हड्डी, हो गया पत्थर, उस पर रख दिया जाता था। फिर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से पीट पीट कर सही आकार दिया जाता था। पूछा जा सकता है कि पाषाण औजार का निर्माण कितने तरीकों से किया जाता है, तो 2 तरीकों से। और यहाँ पे सल्क का मतलब होता है टुकड़ा या खंड। नेक्स्ट है कुछ पुरा स्थल है जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पुरा स्थल होता क्या है। तो वैसे स्थान जहाँ पत्थर, औजार और बर्तन जैसे इमारतों के अवशेष मिले हैं उसी जगह को पुरा स्थल कहा जाता है। ये याद करने वाला पॉइंट है कि पुरा पाषाणिक पुरा स्थल में कौन कौन आते हैं, तो कुरनूल गुफाएं, हुंसगी, भीमबेटका कहाँ पे है, तो आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। इन पुरा स्थलों में आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये आपको याद करने वाला चीज है। नेक्स्ट है नवपाषाणिक पुरा स्थल। तो नवपाषाणिक पुरा स्थल कहाँ है, तो पयमपल्ली, कोल्डिहिवा, महागढ़ा, बुर्जहोम, मेहरगढ़, दावजली हेडिंग, हल्लूर और चिरान। तो ध्यान दीजिएगा कि नवपाषाणिक पुरा स्थल कौन कौन है। एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन भीमबेटका भी था। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी पुरा स्थल मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरा स्थल है। नेक्स्ट है महापाषाणिक पुरा स्थल। तो महापाषाणिक पुरा स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ब्रह्मागिरी और आदि चंदलूर में। नेक्स्ट है आरंभिक गांव। तो आरंभिक गांव कहाँ मिला है, तो इनाम गांव में। इनाम गांव कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में है। आधुनिक नगर का पुरा स्थल कहाँ मिला है, तो कोलकाता और मुंबई। ये दोनों को ध्यान दीजिएगा कि नगर अगर होगा तो कोलकाता मुंबई, गांव होगा तो इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, और महापाषाणिक पुरा स्थल हो गया तो ब्रह्मागिरी और आदि चंदलूर। नेक्स्ट है पुरा स्थल जिसको इंग्लिश में साइट कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं और मुझे लगा कि मैं यहाँ पे नोट कर दूं तो मैं यहाँ पे नोट भी कर दी हूँ। जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उस स्थान को पुरा स्थल कहा जाता है। तो औजार, बर्तन और इमारत जैसे जो भी अवशेष मिलेंगे उसी को पुरा स्थल कहा जाएगा। एग्जाम में दिया जा सकता है जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसे अवशेष मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय पुरा स्थल, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसे पुरा स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है उद्योग स्थल, इंडस्ट्रियल साइट। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता है। जहां पत्थर से औजार बनाएंगे उस जगह को उद्योग स्थल कहा जाता है। चूंकि पत्थर जो है उपकरण के महत्वपूर्ण स्रोत थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, और वहीं जहां अच्छे पत्थर मिल जाते थे वहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। नेक्स्ट है आवासीय पुरा स्थल, रेसिडेंशियल साइट। तो जिन गुफा और कंदराओं में लोग रहा करते थे उन्हें आवासीय पुरा स्थल कहते हैं। पहले के लोग गुफा और कंदराओं में रहते थे और उसी जगह को आवासीय पुरा स्थल कहा जाता है। गुफाओं और कंदराओं में क्यों रहते थे, क्योंकि वो बारिश, धूप और हवाओं से उनको राहत मिलती थी। यही कारण था कि वो गुफा और कंदराओं में रहते थे। नेक्स्ट एक नोट है, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय पुरा स्थल है। सीटेट में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि भीमबेटका आवासीय पुरा स्थल है कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में। और एक प्रकार से और पूछा गया था कि आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय पुरा स्थल है तो भीमबेटका। नेक्स्ट एक नोट है, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक गुफाएं मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। यहाँ पे भी प्रश्न बनते हैं कि विंध्य और पर्वतीय इलाकों की प्राकृतिक गुफाएं मिलती है जो किस घाटी पे स्थित है, तो नर्मदा घाटी पे स्थित है। और नर्मदा घाटी के पास जो गुफाएं हैं वो कौन से पर्वतीय इलाकों में है, तो विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में है। नेक्स्ट टॉपिक है लोगों को गुफाओं में रहने के कारण। तो लोगों को गुफाओं में रहने के क्या क्या कारण थे, तो बारिश से राहत के लिए, धूप से बचने के लिए और हवाओं से राहत के लिए। नेक्स्ट है आग की खोज। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था। तो किस किस कार्यों के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता था, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए ये लोग आग का प्रयोग करते थे। इस लेसन में तो आग का खोज किस प्रकार हुआ है उसके बारे में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं भी यहाँ पे नहीं लिखी हूँ।
कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक नोट है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव और लगभग 12,000 साल पहले आए और गर्मी बढ़ने लगी। कि दुनिया की जलवायु में सबसे बड़े बदलाव कब आया था? तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में सबसे बड़ा बदलाव आया था और उसके कारण गर्मी भी बढ़ने लगी थी और जिसके कारण कई क्षेत्रों में घास भी बनने लगे थे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की भी संख्या बढ़ने लगी थी और वो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे गए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ये लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की भी बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ध्यान दीजिएगा कि 12,000 साल पहले जलवायु में बदलाव आया था और उसी समय इस उपमहाद्वीप में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना भी शुरू कर दिया था। और वे लोग अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होता है, ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद से उगाना भी सीख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है पूरा पाषाण काल। इसका पीरियड है 20 लाख BC से 12,000 BC तक पूरा पाषाण काल का पीरियड है और इसे इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आरंभिक काल के नाम से भी पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। नेक्स्ट है यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो जो पूरा पाषाण काल है ये दो शब्दों से बना है। पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यही दो शब्दों से पूरा पाषाण बना है। नेक्स्ट है मानव इतिहास में पूरा पाषाण काल सबसे लंबा है और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। यहाँ देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है कि मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है। ये सीटेट 2014 का प्रश्न है जो सितंबर में पूछा गया था। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पूरा पाषाण काल। और ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मानव इतिहास की 99% कहानी किस काल में घटित हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर। इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ भी प्रश्न बनता है कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। और वो कौन कौन है? तो आरंभिक, मध्य और उत्तर। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसका पीरियड होता है 12,000 BC से 10,000 BC तक। तो इसका पीरियड भी ध्यान में रखिएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मैं थोड़ा देर पहले आपको बताई थी कि दुनिया की जलवायु में सबसे बड़ा बदलाव आया था लगभग 12,000 साल पहले। तो जो मध्य पाषाण का पीरियड है वो 12,000 BC से 10,000 BC है। तो इसी पीरियड में मध्य पाषाण काल में ही दुनिया की जलवायु में सबसे बड़ा बदलाव आया था, पर्यावरण में बदलाव आया था और जिसके कारण इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे थे। तो एक प्रश्न बनता है कि किस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे थे? तो मध्य पाषाण काल के औजार बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। तो यहाँ के जो पाषाण छोटे थे जिसके कारण इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। लघु का मतलब होता है छोटा, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, तो छोटा पत्थर हो गया। यहाँ पे मध्य पाषाण काल में बहुत छोटे औजार बनते थे पत्थरों के, इसी कारण इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसका पीरियड है 10,000 BC से 3,000 BC। प्रश्न बनता है कि नव पाषाण काल का पीरियड कब से कब तक है? तो 10,000 BC से 3,000 BC है। फर्स्ट है मनुष्य की अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। जो नव पाषाण काल में मनुष्यों ने अस्थायी रूप से रहना सीख गया। नेक्स्ट है मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो इस पीरियड में मनुष्य अस्थायी निवास करने लगा और उसी जगह खेती भी प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है शैल चित्रकला।
जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जो शैल चित्रकला होता है वो गुफाओं में लोग रहते थे, उस गुफाओं के दीवारों पे वो जानवरों के चित्र बनाते थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिली है? तो मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न भी सीटेट 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट एक नोट है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान क्या होते थे? तो वो शुतुरमुर्ग होते थे। और ये शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके भी बनाए जाते थे और इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला हुआ है। नेक्स्ट एक नोट है, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में क्या मिले हैं? तो राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हुंसगी। तो हुंसगी के अधिकांश औजार चूना पत्थर से बने होते थे। मैं आपको फर्स्ट पेज में ही बता चुकी थी कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है हुंसगी। हुंसगी के जो औजार होते हैं वो चूना पत्थर के बने होते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि हुंसगी का जो औजार होता है किस चीज से बना होता था? तो चूना पत्थर से। नेक्स्ट है झरना के निकट पूरा स्थल का प्रमाण भी हुंसगी से मिला था। तो झरना का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो हुंसगी से मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस की गुफा। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ लौह अयस्क तथा चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बने कई जानवरों में आ गया जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअर के चित्र मिले हैं। लौह अयस्क और चारकोल से बने जानवरों के चित्र कहाँ मिले हैं? तो फ्रांस की गुफा में मिले हैं। और नेक्स्ट है लौह अयस्क तथा चारकोल को मिलाकर गहरा चमकीला रंग तैयार किया जाता था। तो इस पॉइंट्स को भी देखिएगा। तो यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि लौह अयस्क और चारकोल को मिलाकर कौन सा रंग तैयार किया जाता था? तो गहरा चमकीला रंग तैयार किया जाता था। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।